आज ये जो भी सीरीज़ चलेगी 50-50 क्वेश्चन की, तो हम कोशिश करेंगे कि ये सीरीज़ आपको रोज़ मिले और इसमें लगभग जीके जीएस के सभी प्रश्न, आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और जो विविध जीके होता है सभी प्रश्न कवर किए गए हैं। और हमारी कोशिश रहेगी कि मतलब ये जो सीरीज़ है आपको रोज़ हम प्रोवाइड कराने की कोशिश करें। और ये जो पीडीएफ है वो सब आपके व्हाट्सएप ग्रुप में पहुंच जाएगी। ये एक तरीके से रिवीजन है जो हमें आधे पौन घंटे में रोज़ाना कवर करना है। और ये आपके एसएससी जीडी, उत्तर प्रदेश पुलिस, सुपर टेट सबके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक रहेगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला हमारा क्वेश्चन कौन सा, जरा देखिए। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? भारत में किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? देखिए हमारे टोटल 9 तटीय राज्य हैं। हमारे टोटल कितने राज्य हैं? 9 तटीय राज्य हैं। और 9 तटीय राज्यों में सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? तो ऑप्शन है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या गुजरात। तो आपको बता दें, गुजरात की हमारी सबसे लंबी तटीय रेखा है। जितने भी हमारे तटीय राज्य हैं उसमें सबसे लंबी किसकी तटीय रेखा है? गुजरात की। अब देखिए, अगर सबसे लंबी तटीय रेखा है तो सबसे छोटी भी तटीय रेखा होती है। तो सबसे छोटी तटीय रेखा किसकी है? गोवा की। तो यहाँ पे आंसर हमारा गुजरात हो जाएगा। और सबसे छोटी तटीय रेखा वो किसकी है? बताइए आंसर, गोवा की। ठीक है, तो भारत में किस राज्य की सबसे लंबी तटीय रेखा है? वो आंसर क्या है? डी। टोटल कितने राज्य हमारी तटीय रेखा बनाते हैं? जरा बताइए। 9 राज्य। टोटल 9 राज्य हमारी तटीय रेखा बनाते हैं। तो 9 राज्य एक बार बोल देते, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। तो ये राज्य हमारी तटीय रेखा बनाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश, पूर्व का देश है। और जो बांग्लादेश है उसने हमारे भारत के कौन से राज्य को 3 तरफ से घेर रखा है? तो ऑप्शन है देखिए यहाँ पे, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड। आपको बता दें, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड। नागालैंड नहीं हो सकता क्योंकि ये पूर्वी क्षेत्र है। मेघालय को तो असम ने घेर रखा है और मिजोरम तो म्यांमार की तरफ है, यानी उत्तर क्या हो जाता है? त्रिपुरा। यानी त्रिपुरा वो राज्य है जो बांग्लादेश ने तीनों तरफ से घेर रखा है। क्लियर है? ये मैपिंग के क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। क्लियर है? आया आप लोगों को समझ में? तो देखिए क्या है, भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो भारत का त्रिपुरा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अब आपको एक और चीज बताते हैं, ये जो नागालैंड है, नागालैंड किसके साथ अपनी बाउंड्री बनाता है? अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री, बताइए, म्यांमार के साथ। मेघालय किसके साथ बनाता है? बांग्लादेश। और 3 तरफ से किससे घिरा हुआ है? असम से। और मिजोरम की बात करें तो मिजोरम 2 देशों से अपनी अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री बनाता है, एक बांग्लादेश और एक म्यांमार। लेकिन यहां पर बात कर रहा है कि भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो वो आंसर क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। वो क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। घबराने की बात नहीं है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और पीडीएफ में आंसर नहीं लिखा है मतलब एक बार रिवीजन आपका हो जाएगा, तुरंत अभी तत्काल डाल दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जरा देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए सबसे प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? अरे अभी आपने मूवी देखी है ना, कौन सी, पुष्पा, झुकेगा नहीं साला, है ना? तो उसमें सबसे ज्यादा किस राज्य की बात कही गई थी? कर्नाटक। बिल्कुल सही, कर्नाटक। कर्नाटक में भारत की सबसे ज्यादा चंदन की लकड़ी का उत्पादन होता है। और पुष्पा मूवी में कौन से चंदन की बात कही गई थी? लाल चंदन। किसकी? लाल चंदन। तो देखिए भारत में सबसे ज्यादा चंदन कहां उत्पादन होता है? कर्नाटक में। असम किसके लिए जाना जाता है? चाय के उत्पादन के लिए। असम जाना जाता है चाय के उत्पादन के लिए। केरल किसके लिए जाना जाता है? मसालों के उत्पादन के लिए। और पश्चिम बंगाल किसके लिए? चावल तो है, जूट भी है ना भाई। सबसे ज्यादा जूट उत्पादन कहां होता है? पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? अरे दलदलीय वन, डेल्टाई वन, जिनको मैंग्रोव बोला जाता है ना। और उत्तम क्वालिटी का बासमती राइस कहां पे होता है? बंगाल में। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटका। इसका क्या हो जाएगा? कर्नाटका। क्लियर है? अगला क्वेश्चन जरा देखिए, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्था कहां पे है? राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्था कहां पे है? तो वो आपने जो बताया है देहरादून, बिल्कुल सही आंसर है।
राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्था, ये है हमारा कहाँ पे, देहरादून में है। क्लियर है? ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, ध्यान दीजिएगा। आपके जीके जीएस के जो प्रश्न हम कराएंगे इस पीडीएफ में 50-50 क्वेश्चन में, 99% करंट अफेयर को छोड़ दे तो 99% हम यहीं से दावा करते हैं कि यहां से आपका क्वेश्चन बनेगा। चलिए, राष्ट्रीय वन अनुसंधान कहां पे है? देहरादून में है। देहरादून कहां पे है? उत्तराखंड में। और उत्तराखंड कहां से काटा गया था? उत्तर प्रदेश से। कब काटा गया था? 2009 में। कितने जिले काटे गए थे? 13 जिले। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातें नहीं कीजिए प्लीज, आगे बढ़ते हैं। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन बोल रहा है और आपको मैंने बहुत अच्छे से कराया है। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, गर्मी ज्यादा होती है, वाष्पीकरण ज्यादा होता है, और वाष्पीकरण जितना ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा बारिश होती है। तो जरा बताएं कैसे वन पाए जाते हैं? जरा बताइए, क्या पतझड़ वन पाए जाते हैं, या शंकुधारी पाए जाते हैं, या घास थल, या उष्णकटिबंधीय वन? उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। शंकुधारी वन वहां पाए जाते हैं जहां पे तापमान कम होता है। पतझड़ वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं पतझड़ वाले, लेकिन ये कहां? कर्क रेखा और मकर रेखा में। घास का स्थल वहां पाया जाता है जहां पर ना तो ज्यादा ठंडी है ना तो ज्यादा गर्मी है। तो हमारा आंसर क्या हुआ? उष्णकटिबंधीय, डी आंसर हुआ कि भैया जो हमारा भूमध्य रेखा क्षेत्र है वहां पर कैसे वन पाए जाएंगे? उष्णकटिबंधीय वन। अच्छा, अगर उष्णकटिबंधीय वन की जगह सदाबहार हरे भरे वन आ जाए तो वो भी बिल्कुल सही है। और सदाबहार हरे भरे वन भूमध्य रेखा में होने का कारण मैंने क्या बताया था आपको? क्या बताया था? रोजाना 4 बजे की वर्षा होती है। उदाहरण के लिए कौन सा वन? ब्राजील का अमेज़न का जंगल है ना। चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अच्छा, इसका ऑप्शन उधर है, इसका ऑप्शन उधर है ना। अच्छा क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। इसका ऑप्शन उस साइड है। क्या बोल रहा है? पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र का अनुपात क्या होना चाहिए? किसी भी क्षेत्र में अगर प्रॉपर पारिस्थितिकी, सुपरटेट वाले ध्यान देंगे, किसी भी क्षेत्र में अगर हमें एनवायरमेंटल इकोसिस्टम बनाए रखना है तो कितने प्रतिशत वन होना चाहिए? बताइए कितने प्रतिशत वन होना चाहिए? 33% ना। तो देखिए जरा इसमें ऑप्शन 11.1, 22.2 या 33.3, तो कितने होने चाहिए? 33.3। किसी भी भूमि का अगर इकोसिस्टम यानी पर्यावरण संतुलन करना है तो उस क्षेत्र का 33.33% वनाच्छादित होना चाहिए। हमारे भारत का कितना वनाच्छादित है? 24%। कितना है? 24%। इसका मतलब अभी हमने लक्ष्य को पूरा नहीं किया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे जरा प्रश्न देखिए। आगे प्रश्न क्या है? यह एकमात्र अभ्यारण्य, अच्छा जी घूमेगा, यह एकमात्र अभ्यारण्य जहां कश्मीरी महामृग पाया जाता है। ठीक है, यह एकमात्र अभ्यारण्य जहां कश्मीरी महामृग पाया जाता है। अरे नाम आ गया कश्मीरी का तो दाचीग्राम, याद है ना। कश्मीर में कौन सा अभ्यारण्य है? दाचीग्राम अभ्यारण्य। कश्मीर का नाम आया है तो दाचीग्राम करो। तो ये जो कश्मीरी महामृग पाया जाता है जिस अभ्यारण्य में, उसका नाम क्या है? दाचीग्राम अभ्यारण्य। कहां पे है? जम्मू और कश्मीर में। और जम्मू और कश्मीर क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? भरतपुरी पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? भरतपुरी पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? अरे राजस्थान, बिल्कुल सही। भरतपुरी पक्षी अभ्यारण्य कहां पे है? राजस्थान। और ये जो राजस्थान है भरतपुरी पक्षी अभ्यारण्य, ये विदेशी पक्षियों के लिए जाना जाता है। एक मौसम में विदेशी पक्षी प्रजनन के लिए राजस्थान के भरतपुरी पक्षी विहार में आते हैं। ठीक है, कृपया करके बातें ना करें दोस्त। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन और बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन, बहुत अच्छा प्रश्न है और बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न। सुंदरवन के जंगलों को क्या कहा जाता है? सुंदरवन के जंगलों क्या कहा जाता है? बताइए, क्या गुल्म, क्या मैंग्रोव, पर्णपाती या टुंड्रा? भाई सुंदरवन का डेल्टा दलदल ही दलदल है, पानी ही पानी है, तो दलदली क्षेत्र में कैसे वन पाए जाते हैं?
मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन का मतलब ही है दलदली, दलदली वन। और यहां पर सबसे ज्यादा कौन सी लकड़ी पाई जाती है? सागौन। कौन सी लकड़ी? तो सुंदर वन के जंगलों को क्या कहा जाता है? मैंग्रोव। चलिए बहुत अच्छे। आगे अगला क्वेश्चन क्या देखो बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है भारतीय वन्य जीव संस्था कहां पे है? भारतीय वन्य जीव संस्था, भारतीय वन्य जीव संस्था कहां पे है? देहरादून। बिल्कुल सही। इसका भी उत्तर क्या है? देहरादून। भारतीय वन्य जीव संस्था कहां पे है? देहरादून पे है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश काल में भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना किस देश में की गई थी? देखिए बॉयज एंड गर्ल्स, थोड़ा सा इसका दो ऑप्शन इधर है, दो ऑप्शन इधर है। ब्रिटिश काल में भारतीय स्वतंत्रता समिति, भारतीय स्वतंत्रता समिति, ब्रिटिश काल में भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना किस देश में की गई थी? पहला ऑप्शन है फ्रांस, दूसरा ब्रिटेन, अब तीसरा यहां से देखते हैं जर्मनी या अमेरिका। तो इसका उत्तर है जर्मनी में। इसका उत्तर क्या है? जर्मनी में, है ना। आप लोगों को लगता है कि भैया सबसे ज्यादा ताल्लुकात तो लंदन से थे, तो लंदन में बनी होगी। नहीं, भारतीय स्वतंत्रता समिति का गठन किया गया था कहां पे? जर्मनी में। क्लियर है? और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? पहली बात क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है आजादी के समय, हमें आजादी कब मिली है? सन 1947 में। और सन 1947 के समय में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जे.बी. कृपलानी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो इसका उत्तर है जे.बी. कृपलानी। इसका आंसर क्या है? जे.बी. कृपलानी। जब हमें आज़ादी मिल रही थी तो उस समय हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? जे.बी. कृपलानी। क्लियर है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे संविधान के निर्माता, जनक, पिता। और क्या बोलेंगे हम? जरा बताएं, और क्या बोलेंगे हम? हाँ, भीमराव अंबेडकर को और क्या बोलेंगे हम? जरा बताएं। भीमराव अंबेडकर, अरे यार प्रारूप समिति के अध्यक्ष नहीं बोलेंगे क्या? प्रारूप समिति के अध्यक्ष, प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसको बोला जाता है? भीमराव अंबेडकर को। क्लियर है? आगे आ जाइए, यहां पे आ जाइए, आगे जगह है, बैठ जाइए यहां पे। चलिए ये चीज हुआ, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? जे.बी. कृपलानी। आगे देखिए, क्वेश्चन पढ़िए, पीछे तक बच्चों क्वेश्चन दिख रहा है ना आप लोगों को, है ना। क्वेश्चन है भारत में सबसे पहली छपाई की मशीन किसके द्वारा लाई गई थी? बिल्कुल सही, किसके द्वारा? पुर्तगालियों द्वारा। हमारे भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाने वाले लोग कौन हैं? यूरोपीय लोग, पुर्तगाली। पुर्तगाली अपने साथ आए थे तो हमारे देश में अफीम, चरस, गांजा, तंबाकू, आलू और प्रिंटिंग प्रेस लाए थे, है ना। वो हमारे देश में लाए तंबाकू, और खाना हमने बताया कि कैसे खाते हैं तंबाकू, है ना। चलिए आगे बताते हैं। भारत में सबसे पहले छपाई की मशीन कौन लाए? पुर्तगाली। अच्छा, भारत में आने वाले पहले यूरोपियन कौन थे? पुर्तगाली। और अंत में जाने वाले भी कौन थे? पुर्तगाली थे। सबसे पहले यूरोपीय शक्ति आई कौन? पुर्तगाली। और जाने वाली भी कौन थी? पुर्तगाली। क्लियर है? अच्छा, गोवा को हमने किनसे आजाद कराया था? पुर्तगालियों से। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? गवर्नर, अरे यार ये तो पढ़ के बता दोगे। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का नाम बदलकर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किस अधिनियम के तहत किया गया? बंगाल का गवर्नर जनरल बदलकर, बातें नहीं है ओए गुंडा लोग, एक बात बता दें, आप लोग आपस में बातें मत कीजिए। क्वेश्चन देखिए कि क्या वास्तव में क्वेश्चन आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये क्वेश्चन सभी एग्जाम में आ चुके हैं और एग्जाम में बार बार पूछे जाएंगे, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है बातें ना करें। क्लियर है? देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का, पहले बंगाल का गवर्नर जनरल होता था, बंगाल का गवर्नर जनरल बदल कर दिया गया भारत का गवर्नर जनरल। तो ये किस अधिनियम के तहत किया गया? 1833 का चार्टर अधिनियम। 1833 का चार्टर अधिनियम बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और भारत के पहले गवर्नर जनरल को लॉर्ड विलियम बेंटिक, भारत के पहले गवर्नर जनरल, भारत का बोल रहा हूं, बंगाल का नहीं बोल रहा हूं,
भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। और भारत का पहला वायसराय कौन? लॉर्ड कैनिंग। आया समझ में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1833 का चार्टर अधिनियम। अच्छा, लॉर्ड विलियम बेंटिक का जब नाम आता है ना, तो एक प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि सती प्रथा का जो अंत है या सती प्रथा कब हटाई गई और किसके शासनकाल में? तो चार्टर अधिनियम 1833 लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन है जरा देखिए क्या है। नेशनल हेराल्ड नामक समाचार पत्र की स्थापना किसने की? नेशनल, बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न, नेशनल हेराल्ड नामक पत्र की स्थापना किसने की थी? अगर आप बोल रहे हो जवाहरलाल नेहरू तो आपका उत्तर बहुत सही है। नेशनल हेराल्ड नामक समाचार पत्र की स्थापना किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। क्लियर है? हो रहा है अच्छा खासा रिवीजन। ये कोशिश करेंगे कि आपको आधे घंटे में रोज बता दे। क्लियर है? चलिए आगे क्वेश्चन है। अच्छा इधर है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी को मछलीपट्टनम में फैक्ट्री स्थापित करने का आज्ञा कब दी गई? बिल्कुल सही, ईस्ट इंडिया कंपनी को मछलीपट्टनम, और मछलीपट्टनम को मसूलीपट्टनम भी कहा जाता है। तो मसूलीपट्टनम में कब इनको आज्ञा कब दी गई है? 1613 में। अच्छा, ये जो मसूलीपट्टनम में इन्होंने कंपनी स्थापित किया था, ये किस प्रकार की कंपनी थी? स्थायी कि अस्थायी? अस्थायी कंपनी स्थापित किया था मसूलीपट्टनम में। और स्थायी कंपनी कहां स्थापित किया था? सूरत में। कहां पे? सूरत में। किसकी परमिशन से? जहांगीर की परमिशन से। क्लियर है? चलिए बहुत अच्छे, आपके प्रश्न सही हो रहे हैं। ठीक है, अब जरा यहां देखिए, निम्नलिखित में से किससे धर्मचक्र कहा गया? निम्नलिखित में से किसे धर्मचक्र कहा गया? कौन सा नंबर? बी नंबर। धर्मचक्र, बातें नहीं दोस्त, एक मिनट, धर्मचक्र प्रवर्तन किससे रिलेटेड था? धर्मचक्र, अरे गौतम बुद्ध से संबंधित है ना। ये बोल रहा है निम्नलिखित में से किसे धर्मचक्र कहा गया? अरे यार, भारतीय झंडे में मौजूद 24 तिल्लियों से निर्मित चक्र को, ये ऑप्शन सही है इसका। भारतीय झंडे में मौजूद 24 तिल्लियों से निर्मित चक्र को क्या कहा गया? धर्मचक्र। याद कीजिएगा, अगर आपको नहीं पता है तो अब नहीं भूलिएगा। ठीक है, ये आप लोग बातें मत कीजिए यार। आप लोग इधर देखिए, बहुत बातें करते हो। आगे क्वेश्चन, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट किस अधिनियम का आधार बना? बताइए, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट किस अधिनियम का आधार बना? मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट किस अधिनियम का आधार बना? आपको मैंने संविधान में पढ़ाया होगा, भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 में आया था मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, आया समझ में? अच्छा, इससे पहले कौन सा सुधार आया था? भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसको मॉर्ले मिंटो सुधार बोलते थे। क्या? मॉर्ले मिंटो सुधार। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में जरा देखिए क्या है। किस चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकार को समाप्त किया गया? आप भी कुछ दिन पहले पढ़ाया। किस चार्टर, देखिए चार्टर बोल रहा है, किस चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकार को समाप्त किया गया? तो चार्टर अधिनियम 1833। याद है ना, एक अधिकार समाप्त कर दिया गया था और बाकी कंपनियों के लिए भी रास्ते खोल दिए गए थे। तो क्या बोल रहा है यार, देखिए, किस चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकार को समाप्त किया गया? तो रट लीजिएगा, चार्टर अधिनियम 1833। चार्टर अधिनियम 1833। और 1833 में ही लॉर्ड विलियम बेंटिक क्या बने थे? भारत के गवर्नर जनरल, पहले गवर्नर जनरल भारत के। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में एक बार अध्यक्षता की थी? क्वेश्चन है हमारे आधुनिक भारत से। क्या बोल रहा है? महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में
एक बार अध्यक्षता की थी। तो अगर आपका प्रश्न है बेलगाम, तो बिल्कुल सही आंसर है। बेलगाम अधिवेशन में महात्मा गांधी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। बिल्कुल सही, बहुत सही उत्तर है आपका। अगला संविधान से, यदि भारत के राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहें, देखिए आपसे रिक्वेस्ट है, ये यूट्यूब में भी लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, बहादुरी ना दिखाइए, ठीक है? आपको पता है, अच्छी बात है, नहीं पता तो सीखने को मिलेगा। यदि भारत के राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहें तो उन्हें यह त्याग पत्र किसको संबोधित करना होता है? यदि भारत के राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहें तो उन्हें यह त्याग पत्र किसको देना होता है? देखिए, हमारे देश में सबसे बड़ी पोस्ट कौन सी है? हमारे देश में सबसे बड़ी पोस्ट कौन सी है? राष्ट्रपति। सबसे बड़ी सरकारी पोस्ट और राजनीतिक पोस्ट, संवैधानिक पोस्ट कौन सी? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बाद कोई पद नहीं है, तो वो किसको देगा भाई अपना त्याग पत्र? बताइए। उपराष्ट्रपति को देगा। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को नियुक्त करता है और राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो यहां पर अगर राष्ट्रपति अपना त्याग देगा तो वह किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। यानी यहां पे आंसर कौन सा हो जाएगा? सी, उपराष्ट्रपति। चलिए, बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी? 250। राज्यसभा हमारा कौन सा सदन है? उच्च सदन की निचला सदन? उच्च सदन है। और उच्च सदन क्यों है? यह कभी विघटित नहीं होता। और लोकसभा निचला सदन, क्योंकि यह विघटित हो जाता है, हर 5 साल बाद नए चुनाव होते हैं। और आपको बता दें, राज्यसभा में जो अधिकतम संख्या है 250 में से 238 चयनित हैं और 12 क्या हैं? मनोनीत हैं। यानी राष्ट्रपति इनको क्या करेंगे? मनोनीत करेंगे, है ना? राष्ट्रपति इनकी काबिलियत देख के इनको राज्यसभा के सदस्य बना देंगे, यानी सांसद बना देंगे। चलिए, इसका आंसर 250 है। क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का निर्वहन किया गया है? ठीक है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का निर्वाह किया गया है? तो देखिए, आपको बता दें, मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा हमने रूस से ली है। वर्तमान में हमारे मौलिक अधिकार 11 हैं और मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया है भाग 4 और किसमें? का में। और अनुच्छेद किसमें? 51 का में। ठीक है, भाग 4A यानी क और 51 का में किसको जोड़ा गया है? मौलिक कर्तव्य। चलिए, बहुत अच्छे, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे 73वें संविधान संशोधन को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत 73वें संविधान संशोधन को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से एक को प्रभावी करने के लिए डैश में लाया गया था। तो ये आपके ऑप्शन है, डी ऑप्शन उधर है। देखिए, सबसे पहले आपको पता लगाना है कि 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था? 73वां संविधान संशोधन ग्राम पंचायत किससे था? ग्राम पंचायत से संबंधित था। ग्राम पंचायत का गठन की पावर किसको है? राज्य सरकार को। और राज्य सरकार ही लागू करती है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो कौन से अनुच्छेद में था? अनुच्छेद 40 राज्य सरकार को यह शक्ति देता है कि वह किसका गठन करेगी? ग्राम पंचायत का। और ग्राम पंचायत को संवैधानिक मान्यता प्राप्त कब हुई? 73वें संविधान संशोधन में। क्लियर है? आया समझ में? चलिए, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये ऑप्शन डी, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अच्छा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोला जाता है लौह पुरुष, और सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदौली की महिलाओं ने दिया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल की वजह से ही हमारे भारत का एकीकरण हो पाया। क्लियर है? चलिए, आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज है क्या है? किस सूची में आता है? पंचायती राज किस सूची में आता है? राज्य सूची में आता है। अच्छा, ये बताइए जरा, जो पंचायती राज है, पंचायती राज किस संविधान संशोधन के तहत मान्यता मिली?
73वें संविधान संशोधन के तहत मान्यता मिली। और कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 किस भाग में आता है? भाग 4 में। और भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन लागू करता है? राज्य। तो बताइए ये पंचायती राज किसका विषय है? राजसूची। यानी आंसर क्या हो जाएगा? राजसूची, सी। बहुत अच्छे। अगला 27वां क्वेश्चन जरा देख लीजिए। 27वां क्वेश्चन देख लीजिए। भारत के निर्वाचन आयोग के चुनावों से कौन सा चुनाव संबंधित नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये बहुत अच्छा प्रश्न है आप लोगों का, बहुत अच्छा प्रश्न है। जरा देखिए, ठीक है। याद है मैंने आप लोगों को एक बार लिखवाया था कि 2 तरह के चुनाव आयोग होते हैं, एक राज्य का और एक केंद्र लेवल का। तो केंद्र लेवल के चुनाव अलग होते हैं और राज्य लेवल के चुनाव अलग होते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है कि जो भारत का निर्वाचन आयोग है, यानी केंद्र का निर्वाचन आयोग, वह इनमें से कौन सा चुनाव नहीं कराता? वह इसमें कौन सा चुनाव नहीं कराता? देखो, राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? भारत का निर्वाचन आयोग। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? बताइए, भारत का निर्वाचन आयोग। लेकिन राज्यों के पंचायत और नगर पालिकाओं का चुनाव कौन करवाता है? राज्य का चुनाव आयोग। ये जो पंचायत का चुनाव होता है, प्रधानी का चुनाव होता है, बीडीसी, डीडीसी, ये किसके अंडर में होता है? राज्य के अंडर में। यानी केंद्र, भारत का निर्वाचन आयोग राज्य के चुनाव आयोग पंचायत नहीं कराता। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी। केंद्र का निर्वाचन आयोग पंचायत और नगर पालिका का चुनाव नहीं कराता। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 देखो क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में कौन सी भाषा, निम्नलिखित में कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? निम्नलिखित, भाई हमारी 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 है ना। 22 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है कि नहीं? तो इसमें से कौन सी भाषा नहीं है? इसमें से कौन सी भाषा नहीं है? ऑप्शन है फारसी, संस्कृत, कश्मीरी या नेपाली। तो आपको बता दें, हमारे भारत में जो 22 भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं 8वीं अनुसूची में, फारसी नहीं है। क्या है? फारसी नहीं है, क्योंकि फारसी बोलने वाले हमारे देश में है ही नहीं, जनसंख्या ही नहीं है। तो ये भाषा हमारी 8वीं अनुसूची में नहीं है। क्लियर है? बाकी संस्कृत, कश्मीरी, नेपाली ये सब भाषाएं हैं। आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन, सबको पता है। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई है? 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की प्रथम बैठक, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई है? 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को संविधान की प्रथम बैठक हुई है। और आपको बता दें बॉयज एंड गर्ल्स, 9 दिसंबर 1946 में जब संविधान की प्रथम बैठक हुई थी तो उसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। लेकिन उन्होंने अगले ही दिन इस्तीफा दे दिया, तो वह एक ही दिन अध्यक्ष बन पाए, इसीलिए सच्चिदानंद सिन्हा को बोला जाता है अस्थायी अध्यक्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अस्पष्टता उन्मूलन, उन्मूलन किस अनुच्छेद से संबंधित है? अस्पष्टता उन्मूलन, अस्पष्टता उन्मूलन किससे संबंधित है? देखिए, अस्पष्टता मतलब छुआछूत का अंत। तो छुआछूत का जो अंत है वह कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 कहता है कि भारत में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का छुआछूत नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। क्लियर? ये मौलिक अधिकारों का हनन है। तो अनुच्छेद 17 में अस्पष्टता उन्मूलन दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारत की का कितना परसेंट, भारत की कितनी परसेंट आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है? भारत की कितनी परसेंट आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है? देखिए, हमारी आधे से ज्यादा जनसंख्या, हमारी आधे से ज्यादा जनसंख्या किस में लीन है? कृषि में। हमारी आधे से ज्यादा जनसंख्या कृषि में लीन है। तो 58.9, भारत की 58.9% जनसंख्या, भारत की 58.9% जनसंख्या किसमें लीन है? कृषि उद्योग में। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? निम्न में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? सबसे पहले आपको बता दें, अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है। एक कौन सी? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एक साम्यवादी अर्थव्यवस्था और एक कौन सी? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो हमारा भारत
हमारा जो भारत है वह कैसी अर्थव्यवस्था अपनाता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। यानी हमारे देश की अर्थव्यवस्था का लाभ कमाना भी मकसद है और लाभ कमाने के साथ साथ कल्याण भी हम करते हैं। तो हमारे देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई जाती है। अमेरिका में कौन सी अर्थव्यवस्था? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मकसद क्या होता है? लाभ कमाना। क्या होता है? लाभ कमाना। अगला देखिए, जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति क्या होती है? जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक वृद्धि क्या हो जाती है? बंद हो जाती है कि कम हो जाती है? अच्छा, मंद हो जाती है। देखिए, जितनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ेगी उतना ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा सरकार को, और जितना ज्यादा पैसा खर्च करेगी तो हमारी आर्थिक स्थिति क्या होगी? कमजोर होगी। तो जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति क्या होती है? मंद हो जाती है ना। अभी आप ही बताइए, भारत की 142 करोड़ जनसंख्या, तो हमारे देश का अच्छा खासा पैसा समृद्धि में जाता है, कल्याण में चला जाता है, जिसकी वजह से हमारी आर्थिक समृद्धि क्या है? स्पीड क्या है? कम है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, मंद हो जाती है। 34वां क्वेश्चन, आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार कौन से हैं? हम आर्थिक विकास किन फैक्टर पर करते हैं? हम आर्थिक विकास किन फैक्टर पे करते हैं? आर्थिक समृद्धि कैसे पता लगाते हैं? तो देखिए, आर्थिक समृद्धि के लिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद देखा जाता है, आर्थिक समृद्धि के लिए प्रति व्यक्ति आय देखा जाता है, आर्थिक समृद्धि के लिए आर्थिक कल्याण का आधार भी देखा जाता है। तो इनमें से सभी फैक्टर हमारे आर्थिक विकास की व्याख्या करने के लिए जरूरी है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? डी, इनमें से सभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन। और निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं? अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं? 3। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक मतलब कच्ची वस्तु, और कच्ची वस्तु का मतलब कृषि। कृषि हमारा कौन सा क्षेत्र में आता है? कृषि हमारा कौन से क्षेत्र में आता है? प्राथमिक क्षेत्र। तो निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र को कहा जाता है, औद्योगिक क्षेत्र को बोला जाता है द्वितीयक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र को बोला जाता है तृतीयक क्षेत्र। सबसे ज्यादा टैक्स कहां से आता है? तृतीयक क्षेत्र। सबसे ज्यादा टैक्स कहां से आता है? तृतीयक क्षेत्र। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? भारत का सबसे बड़ा सेंट्रलाइज्ड बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या? RBI। कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI, भारत का बैंकों का बैंक RBI। इसका मुख्यालय कहां पे है? मुंबई में। इसका मुख्यालय कहां पे है? मुंबई में। इसकी स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत की गई थी, इसकी स्थापना। अच्छा, इसका केंद्रीयकरण कब किया गया? 1949 में। इसका केंद्रीयकरण कब किया गया? 1949 में, क्योंकि 1949 से पहले RBI पाकिस्तान का भी बैंक था। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में किस बैंकों को बैंक कहा गया है? बैंकों का बैंक कहा गया है। भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा गया है? बैंकों का बैंक। ठीक है, बाप का बाप जिसे हम दादाजी कहते हैं, है ना। तो कौन होगा भाई? बताइए। भारतीय रिजर्व बैंक। बैंकों का बैंक कहा जाता है RBI को, और RBI का मुख्यालय कहां पे है? मुंबई में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर कितना हो जाएगा? डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। RBI, आगे बढ़ते हैं। RBI का मुख्यालय कहां पे स्थित है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां पे स्थित है? मुंबई में, है ना। मुंबई में इसका मुख्यालय स्थित है, और 4 उप मुख्यालय हैं 4 महानगरों में। क्लियर है? RBI की स्थापना 1935 के भारत शासन अधिनियम, और RBI का केंद्रीयकरण किया गया सन 1949 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? भारत में करेंसी नोट जारी कौन करता है? अरे RBI। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नए नोट जब आप ले आते हो ना, तो यही है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो करेंसी नोट जारी करता है। और कहां छपते हैं ये पैसे? नासिक में। कहां छपते हैं? नासिक में। क्लियर है? और जो RBI बैंक नोट जारी करता है उसमें किसके हस्ताक्षर होते हैं?
आरबीआई के गवर्नर के। आगे देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था होगा, कौन सी संस्था होगा, यह संख्या की जगह संस्था होगा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी संस्था कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए ऋण से संबंधित काम करती है? याद है ना, एसबीआई? अरे नहीं भैया, नाबार्ड, नाबार्ड, ठीक है, नाबार्ड, ठीक है, नेशनल बैंक ऑफ रूरल एंड डेवलपमेंट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो नाबार्ड वह संस्था है, नाबार्ड वह संस्था है जो गांव क्षेत्र में ग्रामीणों में ऋण प्रदान करती है। क्लियर है? तो आरबीआई को मत कर देना, नाबार्ड करना, नाबार्ड इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, भारत भारतीयों के लिए यह नारा किसने दिया था? यह कौन समाज ने दिया था? भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा कौन सी संस्था ने दिया था, जरा बताइए। भारत भारतीयों के लिए है, ठीक है। तो अभी पीछे से आवाज है आर्य समाज, जो कि बिल्कुल सही है। आर्य समाज ने यह नारा दिया था कि भारत भारतीयों के लिए है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब विविध है, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर कौन सी नदी बहती है? कितने लोग बोल रहे नर्मदा नदी? सब लोग बोल रहे हैं, चलो बहुत अच्छे। देखिए हमारी ऊपर की तरफ विंध्याचल श्रेणी है और उसके नीचे सतपुड़ा श्रेणी है। सतपुड़ा श्रेणी से बहती है पश्चिम की ओर कौन सी नदी? नर्मदा नदी, जो खंभात की खाड़ी में गिरती है, एस्चुरी का निर्माण करती है और भ्रंश घाटियों से बहती है। तो हमारी विंध्याचल और सतपुड़ा श्रेणी में कौन है बताइए जरा? नर्मदा नदी। बहुत अच्छे, नर्मदा नदी आंसर है इसका। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? ठीक है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? बिल्कुल सही आंसर, सेबी। अरे अर्थव्यवस्था में आप सेबी को सबसे ज्यादा पढ़ते हो, इसीलिए तुक्का लगा रहे हो सेबी। तो आंसर भी आपका बिल्कुल सही है। क्या? सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया था? तो उसका आंसर क्या है? सेबी, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं, आगरा की शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोधी ने। आगरा शहर की स्थापना किसने किया था? सिकंदर लोधी ने, बिल्कुल सही। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी ने। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए, सिकंदर लोधी ने। अकबर ने बनवाया था बुलंद दरवाजा, अकबर ने बनाया था बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में। क्लियर है? चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। बिहू, देखो बिहू नाम लेते ही कहा गया, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? असम राज्य में बिहू त्योहार मनाया जाता है और बिहू एक प्रकार का नाच भी है, आपको बता दें। और असम का सबसे फेमस मंदिर कहां पे है? असम का सबसे फेमस मंदिर क्या है? कामाख्या का मंदिर, कामाख्या का मंदिर है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? असम, यानी ए। आगे बढ़ते हैं, विवेकानंद रॉक मेमोरियल, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहां पे है? कोलकाता में। पहले ऑप्शन देख लो, पहले ऑप्शन देख लो, विवेकानंद रॉक मेमोरियल, पहले ऑप्शन देख लो, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहां पे स्थित है? ऑप्शन ए अंडमान निकोबार, और यहां पे है ऑप्शन बी लक्षद्वीप, केरला या तमिलनाडु। तो आपका उत्तर है तमिलनाडु। आपका उत्तर क्या है जरा बताएं? आपका उत्तर तमिलनाडु। तमिलनाडु के कन्याकुमारी के पास विवेकानंद रॉक मेमोरियल है। क्लियर है? आए समझ में? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़िए। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस, बिल्कुल सही। महात्मा गांधी को राष्ट्रपति के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने। ए आंसर हो जाएगा इसका। अगला, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहां पे हुआ था? बिल्कुल सही, प्रथम गोलमेज। ये ट्रिकी है, जितने भी गोलमेज सम्मेलन हुए सबके सब कहां हुए? लंदन में हुए। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ है कहां पे? जरा बताएं। लंदन में। कब हुआ है? 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। बहुत अच्छे, चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश का लौह पुरुष कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी आंसर क्या हो जाएगा? ए।
आगे बढ़ते हैं। चाचा किसको बोलते थे? चाचा किसको बोलते थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। चाचा नेहरू। क्लियर है? आगे देखिए, महात्मा, लास्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने। तो ये जो चर्चिल थे भाई साहब, अर्धनंगा, आधा नंगा फकीर बोलते थे। कौन? चर्चिल ने। तो यहां से आपके 50 जीके जीएस के क्वेश्चन समाप्त हुए। मैं आशा करता हूं कि आपका अच्छा खासा रिवीजन हुआ होगा। कोशिश करेंगे कि ये वीडियो रोज आपको दें, और बस अभी 5 मिनट के अंदर आपके मोबाइल में इसका पीडीएफ आ जाएगा। ठीक है? अगली क्लास हमारी हिंदी की होगी। अगली क्लास हमारी हिंदी की होगी दोस्तों। इसको बंद कर दीजिए।